तो ये महसूस होता कि ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मुझको ऐसा लगता है। लेट्स आस्क मिस्टर अजय पाठक। पाठक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। पाठक साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अजय पाठक जी नमस्कार सर, कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे हैं? हर हर बहुत महादेव। बढ़िया सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। सर मुंबई का जो आदमी होता है वो हमेशा मस्ती में रहता है, वो तो हमेशा ही खुश रहता है। कोई मुंबई और काशी। जी सर, मुम्मा देवी की कृपा जिस पर है उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जी जी बिल्कुल जी तो पाठक जी, आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी जो हैं वो तो रायबरेली चले गए, अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। और सामने से स्मृति ईरानी जी के सामने किशोरीलाल शर्मा जी हैं। मतलब पहली बार कोई 50 सालों में पहली बार अमेठी में कोई गांधी नहीं लड़ रहा है। पाठक साहब बताएं। बजाज जी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और राहुल गांधी जी जो पिछला चुनाव अमेठी में हार के वायनाड गए, इस बार वो वायनाड से चुनाव लड़े, लेकिन वहां की जब चुनाव के बाद की जो रिपोर्टिंग आई वो ये आई कि वहां से भी राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे। वो रायबरेली भी नहीं लड़ना चाहते थे, ना ही वो अमेठी लड़ना चाहते थे। अमेठी तो एक रिपोर्ट है मीडिया की, कांग्रेस ने 17 बार वहां पे सर्वे करवाया और 17 सर्वे में राहुल गांधी को के लिए निगेटिव रिपोर्ट आई। वहां की जनता राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे। और यूपी में वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे किसी भी तरह से, वो कहीं और जाना चाह रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। वो मेरे ख्याल से कर्नाटक में एक सीट है, वहां चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं लड़ पाए। वो रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए दबाव में आए जी। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई है अभी बजाज साहब, कि राहुल गांधी और पूरी गांधी फैमिली ये समझ चुकी है और ये जान चुकी है कि इस देश की जनता ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है। खासतौर से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को नकार दिया है इस देश की जनता ने। आप चुनाव दर चुनाव उसका विश्लेषण करके देखिए, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नाकायाम होते गए हैं। उसके पीछे कारण है राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल समझ है वो भारत के लिए फिट नहीं बैठती है। वो भारत के जनमानस को जान ही नहीं पाए आज तक कि भारत का जनमानस किस तरह का है। इसी कारण राहुल गांधी बार बार चुनाव हारते रहे। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है वो फुल टाइम नहीं है। जबरदस्ती उनको मैदान में उतारा गया है, जिस तरह से आज वो अमेठी छोड़ करके, आप ये कल्पना करिए कि अमेठी वो पिछले 5 सालों में एक बार गए। स्मृति ईरानी जी जब 2014 का चुनाव हार गई थी, 5 साल में वो 200 बार गई है अमेठी, 2014 से 2019 के बीच में। और 2019 से 2024 के बीच में राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद एक बार गए हैं, सिर्फ एक बार। वो भी आते आते एक तथाकथित यात्रा उन्होंने किया था, एक विधानसभा, किलोई विधानसभा से निकल करके आए और आकर के फिर वापस चले गए। इसीलिए वो रायबरेली नहीं लड़ना चाह रहे थे कि उनको पता था कि रायबरेली से इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बुरी स्थिति राहुल गांधी की है। पाठक जी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी राहुल गांधी जी हर सभा में संविधान को अपने हाथ में रख करके बोले ये संविधान को मैं बदलने नहीं दूंगा, इस संविधान को टूटने नहीं दूंगा, बिकॉज सब हक हमको इसी संविधान से मिला है। तो ये बार बार ये जो 400 प्लस और बार बार सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार जी, राहुल गांधी ये कह रहे कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। मोदी जी ने मगर आज कहा कि संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ है और मैं संविधान के प्रति टोटल समर्पित हूं। तो लोग इसका अनुमान क्या ले? व्हाट शुड द लोग इसको क्या समझे? मोदी जी भी संविधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है पाठक साहब? नामबिहार जी, ये कांग्रेस की हताशा है। जिस परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने संसद में नहीं जाने दिया, चुनाव हरवाने के लिए सब कुछ किया, उसी बाबा साहब के संविधान को लेकर के आज दुहाई दे रहे हैं।
ये संविधान की दुहाई नहीं है, उनको ये पता है कि हम 40 से नीचे हमारी सीटें आने जा रही हैं, तो ये एक तरह से वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता 2 चरण के मतदान में ये स्पष्ट हो चुका है कि इस देश का जनमानस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। यही हताशा राहुल गांधी को की दर्शाती है, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। इस देश में अगर किसी ने संविधान में सबसे ज्यादा संविधान बदलना और संशोधन किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक, और अभी पिछले 10 सालों में जो सरकार इनकी 2004 से 2014 तक चली है, उसमें अगर किसी ने संविधान में सबसे ज्यादा संविधान को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है तो इसी पार्टी ने की है। आप एक चीज बताइए कि 2014 से 2019 के बीच में हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, हमने कौन सा संविधान पर छेड़छाड़ किया? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हताशा है। इस हताशा में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो कभी जमीन पे काम नहीं किए, इसलिए इस तरह की चीजें वो बोलना और कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीजें इस देश की जनता पाठक साहब, आप मैनिफेस्टो को लोगों को गुमराह कर रहे हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मोदी साहब गुमराह कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक लेटर लिखा है, बोले डोंट मिसरिप्रेजेंट द कांग्रेस मैनिफेस्टो। युवा न्याय पहली नौकरी पक्की, यानी जो बच्चे निकल रहे वो भी है। 30 लाख भर्ती वो जो आपने नहीं किया वो करने वाले, नारी न्याय महालक्ष्मी योजना। तो एक एक स्कीम समझा के मोदी जी को लेटर लिखा है कि आप प्लीज हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गलत प्रचार मत कीजिए। जो एक्सरे मशीन, कांग्रेस के एक्सरे मशीन लेकर जो आप कह रहे हैं, मंगलसूत्र छीनने वाले, स्त्रीधन छीनने वाले, बोले ये सब गलत है। तो इस चीज को कैसे देखते हो? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का लेटर जो मोदी साहब को लिखे हैं। सब मल्लिकार्जुन खड़से कांग्रेस में जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़से की कितनी चलती है और क्या है। मेन तो इनके और इनके पिता के जो गुरु हैं उन्होंने एक्सरे कर दिया सैम पित्रोदा ने कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा विजन क्या है, इस देश की जनता के प्रति वो किस तरह की नफरत रखते हैं। गांधी परिवार और इनके गुरु सैम पित्रोदा जो बैठे हुए हैं अमेरिका में जाकर के, वो बताते हैं, इनके पिता के भी गुरु रहे हैं और इनके भी गुरु हैं। उन्होंने तो इनके पूरे मैनिफेस्टो का एक्सरे कर दिया है कि ये किस तरह के मैनिफेस्टो लेकर के ये आए हैं और करना क्या चाहते हैं। इनकी अगर सरकार कभी बनेगी ही नहीं, राहुल गांधी तो अपने इस जन्म नहीं एक जन्म और ले लें तो भी कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आने वाली है। इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस इस देश से कांग्रेस मुक्त का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया उसको साकार राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी हमारे लिए बहुत बड़े एसेट के तौर पे हम उनको मानते हैं कि जब तक राहुल गांधी है तब तक हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक चीज ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनके मैनिफेस्टो में एक चीज स्पष्ट है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान्यता देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान्यता देने का क्या मतलब है? यही बात तो मुस्लिम लीग भी कहती थी और यही बात इनका मैनिफेस्टो भी कह रहा है। धर्म के आधार पे आरक्षण होना चाहिए क्या? नामबियार जी, धर्म के आधार पे आरक्षण देने की बात कौन कर रहा है? इनका मैनिफेस्टो कर रहा है। और ये बात कौन कहता है? मुस्लिम लीग कहता है। तो मुस्लिम लीग और इनके में फर्क क्या, इनके मैनिफेस्टो में क्या फर्क है? ये तो धर्म के आधार पे अगर आरक्षण इस देश में देंगे तो इस देश को बांटने का ही काम करेंगे। नहीं, इनको इस देश के 5 टुकड़े करने के बाद भी संतोष नहीं है। इन्होंने पहले पाकिस्तान बनाया, उसके बाद कश्मीर को इन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर दिया, उसके बाद चाइना को इतनी हमारी जगह दे दी। ये देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये देश के प्रति ये लोग, इन लोगों की नफरत है और अब वो नफरत चरम सीमा पे आ गई है कि आखिर हम इतना झूठ पसार रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इस देश की जनता उनके छलावे में आ नहीं रही है। तो ये सारा कुछ उनका फ्रस्ट्रेशन है नामबियार। तो ये बताएं पाठक जी कि आज आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया टीवी 9 चैनल करके उसको,
और वहां पर उन्होंने मेरी समझ में बहुत बढ़िया बात करी। मैं तो सुन के खुश हो गया बहुत। उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे, उनके जितने एहसान हैं हम पर, हम वो कभी चुका नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्तिगत तौर पर अगर उद्धव ठाकरे जी कभी भी मुश्किल में हों तो मैं दुनिया का पहला आदमी हूंगा जो उद्धव जी के साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा। साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे हम सभी लोगों के आदर्श हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्तिगत बात की, देखिए व्यक्तिगत बात, आज उद्धव साहब अगर तकलीफ में है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन उद्धव साहब ने जो किया भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आप याद करिए 2019 के बाद जो सरकार 2.5 साल चली, हमारे तकरीबन 450 कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया, सिर्फ बोलने के ऊपर। कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने जेल में डाल दिया। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, तो उसका बदला तो उनके लोगों ने खुद लिया। वो वहां जाकर के घुट रहे थे, जिसके साथ वो जीवन भर लड़ते रहे, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ अगर जीवन में कभी जाना पड़े तो हम अपनी दुकान को ताला लगा लेंगे। लेकिन उद्धव साहब ने उसी बाला साहब के सपनों को कुचलते हुए, उसी हिंदू हृदय सम्राट के सपनों को कुचलते हुए कांग्रेस के साथ जाकर के समझौता किया, और समझौता ही नहीं किया, समर्पण कर दिया पूरी तरह से कांग्रेस के, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही उन्होंने लागू किया। आप समझिए कि उनके कार्यकाल में एक घटना हुई जिसमें संत मारे गए जी, उससे उनका रिएक्शन आप सुन लेंगे तो आप खून के आंसू रोने लगेंगे। इस तरह की चीजें वो उन्होंने किया। पूरा जो वो पालघर में जो साधु मारे गए, जी, पालघर में जो संतों की हत्या हुई थी, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया ना, किसी तरह का कुछ भी नहीं किया, और उल्टा इन्होंने बयान क्या दिया, इनके लोगों ने, और इन्होंने क्या बयान दिया कि वहां जाने की जरूरत क्या है, वो कोई रास्ते पे चले ही ना, कोई रास्ते से जाए ही ना, और जाएगा तो इनकी सरकारों में इस तरह से साधु संत महात्माओं की हत्याएं होंगी। तो प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, उनके परिवार से या किसी के परिवार से प्रधानमंत्री जी या किसी आम आदमी को सहानुभूति हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल चीजें जो उन्होंने किया, जो उन्होंने ये समझौता किया, पूरी तरह से कांग्रेस के जाकर के गोद में बैठ गए, जिससे बाला साहब ठाकरे जीवन भर लड़ते रहे, उनके साथ जाकर के खड़े हो गए। इस महाराष्ट्र की जनता ने ये समझ लिया कि ये सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं और सत्ता के लिए कहीं भी जाकर के समझौता कर सकते हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। इसलिए इस महाराष्ट्र की जनता ने, या उनके खुद के चुने हुए विधायक जो उनके साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और मूल शिवसेना जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बाला साहब के विचारों को लेकर के, और आज हमारी उनकी सरकारें चल रही है, और बढ़िया सरकार चल रही है। देखिए किस तरह की शांति है, आज इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है महाराष्ट्र की, और सरकार भी अच्छी चल रही है। लेकिन जहां तक के पालघर इंसिडेंट का सवाल है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया था एकदम फौरन 2 दिन के भीतर, और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक चल रहा है। हत्या का मुकदमा चल रहा है सर, मॉब लिंचिंग का मुकदमा चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, आप ये तो नहीं कह सकते कुछ हुआ नहीं। अनिल देशमुख साहब गृह मंत्री हुआ करते थे, 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 101 लोगों को गिरफ्तार किया। पाठक साहब, नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि गिरफ्तार किया होगा, लेकिन इन नेताओं के बयान तो सुनिए आप निकाल कर जी, किस तरह के बयान इन्होंने दिया था। और इन्होंने तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की ना, वहां से लोग चिल्लाते रहे, गांव वाले 4-6 घंटा घेर करके उनको खड़े रहे, पुलिस खड़ी है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको कहां से क्या ऑर्डर था, क्या चीजें थी, वो एक शब्द नहीं बोल रहे ना। आप देखिए ना उस वीडियो में,
आज भी वो वीडियो गूगल जी है, उपलब्ध है हर जगह जी। आप देखिए पुलिस वाले उनके साथ खड़े हैं, किस दयनीय स्थिति में साधु संत खड़े हुए हैं, किस तरह से मॉब लिंचिंग करके मारी जा रही है। तमाम तरह की घटनाएं इस तरह की हुई। उसके बाद एक और संत की हत्या हुई इनके समय में वहां पे नांदेड़ के अंदर। तो साधु संतों के ऊपर तो इन्होंने अत्याचार ही किया। ऐसे लोगों के साथ समझौता कर लिया जो हमेशा से इस तरह की चीज पुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं। हिंदू धर्म के प्रति उनकी नफरत रही है, उनके लोगों के साथ जाके बैठ गए। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने, उनके खुद के पार्टी के लोगों ने समझा कि हम गलत जगह आ गए, उनको छोड़ करके वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और आज सरकार में सरकार चल रही है। पाठक साहब, हाथ बदलेगा हालात। जननायक राहुल गांधी जी का कहना है कि हाथ बदलेगा हालात, और जो कांग्रेस मैनिफेस्टो इस देश को दिया है, मिनिमम वेजेस 400 रुपया, 30 लाख गवर्नमेंट जॉब आपने नहीं भरा, वो कांग्रेस टोटली इमीडिएटली आने के बाद वो पूरा भर्ती हो जाएगा। अग्निपथ विरोध है राहुल गांधी जी का, बोले कि अग्निपथ को हम स्क्रैप करेंगे और रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट करेंगे, पहली नौकरी पक्की, एमएसपी, किसानों को लीगल गारंटी, किसान लोन वेवर, 50% वुमेन रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, एक से एक फाइनेंशियल सर्वे, जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, पूरे देश में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बिकॉज उनका कहना 1% ऑफ द पीपल आर हैविंग 40% ऑफ द नेशंस वेल्थ। राहुल गांधी तो कांग्रेस अपबीट है। पाठक साहब, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है कि जननायक राहुल गांधी जी उनको पार करेंगे नैया 2024 इलेक्शंस। पाठक साहब, आप तो राहुल गांधी के लिए ऐसा नारा दे रहे हैं कि जननायक उनका हमारा नारा नहीं, कांग्रेस का नारा है। जननायक राहुल गांधी किसके जननायक? वो फैमिली के जननायक हो सकते हैं। इस देश की जनता के राहुल गांधी जननायक नहीं है। इस देश की जनता ने तो 22 चुनाव में राहुल गांधी को उनकी जगह दिखा दी कि राहुल गांधी को इस देश की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। देखिए, इनका मैनिफेस्टो पिछली बार भी आया था जब ये 62,000 रुपए दे रहे थे, इस बार 1 लाख रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो को इस देश की जनता ने उठा करके रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। उस पर कोई सीरियस नहीं है। लोग जानते हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जब मध्य प्रदेश के अंदर गंगा जल लेकर के यही राहुल गांधी कसम खा रहे थे कि हमारी पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 1.5 साल की 15 महीने की गवर्नमेंट चली और उसमें 1 रुपया किसी किसान का माफ नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। जहां तक ओबीसी की बात रही, इन्होंने 60 साल इस देश में राज किया, इन्होंने क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? इन्होंने एक बार भी जाति जनगणना नहीं कराई। ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करने का काम करते हैं। इस देश में अगर ओबीसी आयोग किसी ने बनाया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। पहली बार इस देश में आजादी के बाद अगर ओबीसी आयोग बना तो नरेंद्र मोदी जी के 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद बना। और इस देश में ओबीसी स्कॉलरशिप मिली, अगर पहली बार इस देश में ओबीसी को, अगर स्कूलों में ओबीसी के छात्रों को कोटा मिला तो नरेंद्र मोदी जी के सरकारों में मिली। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं। इनके पास, मैं बार बार बोलता हूं नामबियार जी, कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। ये तीनों विहीन कांग्रेस है। और जिस कांग्रेस को लीड राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसा नेता इस कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ डुबोने का काम करता है। पाठक जी, राहुल गांधी जी ने आज बोला है, राहुल गांधी जी ने आज बोला है, एक बार फिर उन्होंने वो पुराना जो आरोप था वो दोहराया है कि 90 के करीब जो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस लेवल के एडिशनल सेक्रेटरी, इस लेवल के जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े अच्छे दोस्त हैं मोदी जी के, जिनके 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ किए हैं, उनमें भी कोई ओबीसी नहीं है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है आज। बजाज साहब जी, ये राहुल गांधी जी, आप सोचिए कि आप एक बार एनालिसिस करके देखिए कि राहुल गांधी जी किस डिप्रेशन में हैं, किस तरह की प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं।
राहुल गांधी जी जिनके परिवार ने इस देश पे 60 साल राज किया, वो आज इतना इनको ये भी नहीं पता है कि हम क्या बात बोल रहे हैं और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जी। इस देश के टुकड़े करने के बाद, इस देश में जातियों में लोगों को बांटने के बाद, देश में हिंदू मुस्लिम करने के बाद, देश के टुकड़े करने के बाद, अब ये लोग इस पे उतारू हैं कि इस देश में कैसे और बंटवारा कर दिया जाए, कैसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनसे एक सवाल पूछिए ना कि आखिर ये इसका दंड भोग, इसका भागीदार आज तक अगर जिसको वो बता रहे हैं नहीं हो पाए तो कौन लोग हैं ऐसे लोग। ये तो राहुल गांधी 7 साल राज किए, पिछला 10 साल उन्होंने राज किया, उसका आंकड़ा निकाल करके बता दें। 2004 उन्होंने से ये भी कहा है के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले 2 चरण जो हुए चुनाव के अभी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि उनका सुपड़ा साफ हो गया है, इसलिए अब वो एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इसकी बात कर रही है, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। देखिए, राहुल गांधी जी की बात तो राहुल गांधी जी के अलावा कोई सुनता नहीं इस देश में। वो खुद कह के खुद मग्न हो लेते हैं, खुद पे अपनी बातें लागू कर लेते हैं। राहुल गांधी किसी बात पे आज तक टिके नहीं रहे हैं, किसी बात पे। पिछली बार रफाल का मामला लेकर के आए थे जी, सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ी। चौकीदार चोर है का नारा लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगनी पड़ी। इस बार वो 2 मामले लेकर के इस देश में आए हैं। एक तो संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान बचाने के अलावा आप ये देख लीजिएगा, अगली बार चुनाव होने के बाद राहुल गांधी को ढूंढे नहीं मिलेगी कि वो कहां चले गए। राहुल गांधी जी की राजनीति सिर्फ नफरत से भरी हुई है। वो प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके मन में इतनी नफरत और इतनी ईर्ष्या भरी हुई है कि हमारा जो विशेषाधिकार था गांधी फैमिली का, इस देश का राजा बनने का, वो राहुल गांधी के अलावा कोई कैसे बन गया, या गांधी फैमिली के चाहने के अलावा कोई कैसे बन गया। राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं बचा है, वो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2002 में 283 सीटें दी, जो 2014 में 283 सीटें दी, 2019 में 303 सीटें दी, 2024 में 350 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को अकेले देने जा रही है। 350 से ज्यादा, 350 प्लस, क्या बात है। पाठक साहब, मगर राहुल गांधी जी का कहना लेटली है कि 303 सीटों में से 150 हम छीन के लेंगे। कांग्रेस विल विन 150 सीट्स, यानी 150 सीट्स वो 303 से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस है, मैनिफेस्टो है, इंडिया अलायंस जिस प्रकार से साथ में है, और संविधान बचाने का जो संघर्ष चालू है उनका, उन्होंने कहा लोकतंत्र संघर्ष। तो ये क्या जो उन्होंने ऐलान किया है कि जो 303 आपने गए बार बीजेपी हासिल किया था, उसमें से 150 राहुल गांधी कांग्रेस के लिए लेके आएंगे। द कॉन्फिडेंस, पाठक साहब। 2014 में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बताया था, उनका एक भाषण निकाल करके देख लीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा नहीं आ पाएगी। 2019 में उन्होंने कहा था 150 से ज्यादा नहीं आ पाएगी। 2024 में भी वही रटाई चीजें बोल रहे हैं। 2014 में 283 सीटें आई, 2019 में 303 आई, और 2024 में 350 से ज्यादा सीटें इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है, और 400 प्लस हमारी एनडीए गठबंधन को देगी। राहुल गांधी हताश और निराश हैं। 2 चरणों के मतदान से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की तरफ बढ़ चुकी है। उसका जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में के अंतिम सत्र में, उन्होंने समापन सत्र में जो बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीत के आएगी, उसको खड़से साहब ने उस पर मोहर लगाई थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस जीत करके आएगी। यही खड़से साहब खड़े होकर के राज्यसभा में बोल रहे थे। तो भारतीय जनता, राहुल गांधी को इस देश में सीरियसली कोई लेता नहीं है। राहुल गांधी अभी दौड़ रहे हैं,
कल को कहां चले जाएंगे वो ढूंढे से नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी के ऊपर इस देश की जनता तो छोड़िए, उनके अपने लोगों को विश्वास नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले जब से उन्होंने तथाकथित न्याय यात्रा निकाली और अभी तक कल की डेट तक 1,62,000 लोग कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ चुके हैं। 1,62,000 लोग। ये तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी अपनी खुद की पार्टी में, तो ये देश को क्या संदेश दे पाएंगे जो अपनी कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं दे पा रहे, अपने कैडर को संदेश नहीं दे पा रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस देश में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नामबियार जी, पाठक साहब, अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने बहुत सीरियस नोट में कहा था कि इफ इंडिया अलायंस कम्स टू पावर, उनका कहना है कि आर्टिकल 370, इनका प्लान है कि आर्टिकल 370 को वापस लेके आना। ट्रिपल तलाक जो हमने देश हित में बैन किया, अबॉलिश किया, उसको वापस लेके आएंगे। सीए कानून जो हमने बनाया देश हित में, उनको इन लोग रिपील, इंडिया अलायंस विल कैंसिल दैट पर्टिकुलर लॉ। एनआरसी विल बी कैंसिल्ड, उसको कैंसिल करेंगे। और डी न्यूक्लियराइजेशन, आर्म फोर्सेस को कमजोर करना। तो कितना हाउ मच ट्रूथ, कितना सच्चाई है इस बातों में अमित शाह जी के? पाठक साहब, देखिए पूरी सच्चाई है। इनके मैनिफेस्टो में यही सब तो लिखा है कि आर्टिकल 370 हम वापस करेंगे, एनआरसी वापस करेंगे, ट्रिपल तलाक वापस करेंगे। अब ट्रिपल तलाक की बात देखिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम ट्रिपल तलाक को वापस ले। ट्रिपल तलाक को वापस लेने का मतलब है कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम बहनों को यह संदेश देना कि हम आपके यहां फिर से वही समस्या खड़ी करेंगे जो आप झेलते रहे हो 60, 65, 70 सालों से। आप देखिए इनकी मानसिकता किस तरह की है। तुष्टीकरण की राजनीति के कितने चैंपियन है और उसमें इनको कितना नीचे तक गिर सकते हैं कि जो बहनें आज तक ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही थी, उसको कांग्रेस ने फिर से अपनी मैनिफेस्टो में ले आए कि हम फिर से वही चीजें करेंगे। तो इनको क्या मुस्लिम बहनें वोट देंगे क्या कांग्रेस को? या कांग्रेस को उस ये जो स्टैंड है उस पर मुस्लिम बहनें उनका कांग्रेस का साथ देंगे क्या? कांग्रेस को इस देश में न हिंदू साथ देगा न मुस्लिम साथ देगा। कांग्रेस के अपने लोग जब नहीं साथ दे रहे हैं, नामबियार की मैंने आपको बताया, एक आंकड़े के अनुसार 1,62,000 लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं अब तक, न्याय यात्रा से लेकर के अभी कल तक ये आंकड़ा है। तो कांग्रेस किस विश्वास पे ये सब चीजें कर रही है? कांग्रेस का ये झूठ का पुलिंदा है। इस देश की जनता ये जान तो आपके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ तो अजय पाठक जी और इस देश को कमजोर करने की राजनीति करती है। इसलिए इस देश की जनता कांग्रेस को न हिंदू न मुस्लिम कोई भी वोट देने वाला नहीं। तो अजय पाठक जी, आपके मुताबिक कांग्रेस इस बार 40 का आंकड़ा पार नहीं कर रही? नहीं, अजय पाठक के अनुसार नहीं। ये तो ममता बनर्जी जी ने, इनकी जो सहयोगी थी, उन्होंने तो मंच से, कलकत्ता में उनका बड़ा मंच लगा था, उस मंच से उन्होंने ऐलान करके कहा कि कांग्रेस 40 सीटों के नीचे आ जाएगी। और कांग्रेस इस बार 40 सीटों के नीचे आएगी ही आएगी। आप ये देख लीजिएगा कांग्रेस के पास है बचा क्या है। कांग्रेस के पास न क्षेत्रीय नेता है जिनके भरोसे वो चुनाव लड़ते थे, न वो बचा है, न कांग्रेस के पास राहुल गांधी है इस देश को देने के लिए। उनके पास राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी तो बीजेपी के लिए एसेट्स है। मैं तो आपको बार बार बोलता हूं कि राहुल गांधी तो हमारे लिए एसेट्स है। राहुल गांधी 2014 में हमारे एसेट्स थे, 2019 में हमारे एसेट्स है, 2024 में हमारे एसेट्स है। और आप उम्मीद रखेंगे और आप ये दुआ करेंगे कि वो हमेशा कांग्रेस में रहें और यहीं रहें और आपकी मदद करते रहें। चलिए अजय पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार। Well, that was nice, Mr. Ajay Pathak. Finally, we had the BJP guest right at the end. yes, And he said everything which was diametrically opposite to what the other two guests had said. yes. Of course, Mr. Krishna Hegde said the same thing, of course, but not with so much of force. But then Mr. Krishna Hegde is a very objective, very calm and quiet sort of chap. He doesn't become very, very passionate. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से विद द न्यूज़ कि राहुल गांधी जी ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है राय बरेली से, अमेठी से नहीं।
अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, राजीव जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ, फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ जो काम करते रहे, वो लड़ेंगे अमेठी से स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उद्धव ठाकरे जी की तरफ, ये कहते हुए कि व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कभी भी मुश्किल में हैं तो सबसे पहला आदमी होगा पूरी दुनिया का जो आपके साथ खड़ा होगा वो मैं हूँ, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपने घंटी सुनी ली होगी, एक बार फिर घंटी सुना रहे हैं आपको, सब्सक्राइब जरूर करें साहब, बाकी कुछ करें या ना करें, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग अस एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आप जरूर अपने कमेंट भेजें, इट बी नाइस, जरूर भेजें अपने कमेंट। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।